प्री मैच्योर बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो एक प्रेग्नेंट महिला को डेंटिस्ट के पास क्यों जाना जरूरी है? प्री मैच्योर बर्थ के लिए लेबर पेन को और बिफोर टाइम जबकि बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, एक गलत साइन की वजह से जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है हमारे मुंह से प्लेसेंटा तक, उसकी वजह से लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है और प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। प्रचार भी आता है कि आप ये इस्तेमाल करें तो आप क्लोज हो जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि हमारे दांत चमकते रहना चाहिए, इसके लिए 15-15 मिनट वो ब्रश करते हैं। नहीं, ब्रश आइडियली 2 to 3 मिनट्स का होना चाहिए। ओरल डिजीज कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, किडनी हो या लीवर हो। क्या ऐसा संभव है कि वो उन बीमारियों को बढ़ावा देती है? ब्लड वेसल के सर्कुलेशन में कहीं भी थोड़ा भी ब्रेक या थोड़ा भी उसमें अंदर प्लाक का डिपॉजिट होता है तो सर्कुलेशन कम हो जाता है, वहाँ हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कि माउथ इज मिरर ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, हमारे पूरे बॉडी का जो कोई भी बीमारी है उसका एक मिरर, एक आईना है। छोटी भी समस्या है आपके माउथ में तो आप उसको जरूर दिखाइए और तुरंत डेंटिस्ट से मिलिए। वो दिखाना नहीं चाहते थे, वो ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस भी नहीं कराते थे, ट्रीटमेंट प्लान भी हमसे नहीं पूछते थे। डायग्नोसिस उनका होता था, ट्रीटमेंट प्लान उनका होता था कि बस डॉक्टर साहब दांत निकालना है। कि माउथ कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, पहले की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि ज्यादा केसेज आ गए हैं। तो क्या वो गुटखा खाना, खैनी खाना या तंबाकू खाना इस वजह से बढ़ गया है या और भी कोई कारण है? बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टोबैको कंजम्पशन, और हम लोगों के क्षेत्र में टोबैको का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम लोगों के एरिया में ज्यादा ऐसे केसेस मिल रहे हैं। युवाओं को मैं देखता हूँ कि गुटखा का भी सेवन कर रहे हैं लगातार धड़ल्ले से, और उनकी समस्या क्या आती है, कुछ दिनों बाद उनको ये माउथ खुलना बहुत कम, धीरे धीरे कम हो जाता है। वो फिर उंगली से देखते हैं कि वो उनका 2 उंगली तक ही खुल पा रहा है। तो कब उनको अलर्ट हो जाना चाहिए? मेरा जो नजरिया है उस हिसाब से पहला पैकेट फाड़ने के समय ही अवेयर हो जाना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो, और मैं इन पंक्तियों से आज शुरुआत करूंगा कि परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनका हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वैसे ही हुनर लेकर हमें स्वस्थ बनाने वाले और अपनी परवाह न करके मरीजों के बारे में सोचने वाले और समाज में सेवा की भावना से कार्य करने वाले एक ऐसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो लगभग लंबे समय से 17 साल से उनका अनुभव है, डेंटिस्ट है और आरसीटी स्पेशलिस्ट है। हमारे बीच है डॉक्टर नितेश शुक्ला जी। आपका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। और सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, आप इसके बारे में बताइए कि मसूड़ों का प्रॉब्लम और जो दांतों से समस्या होती है, इसको आप कैसे देखते हैं और ये कैसे कर इसका अपने आप से रख रखाव किया जाए तो बीमारियां नहीं होगी, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको नवनीत जी कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, डेंटल डिजीजेस के बारे में, और क्या रख रखाव या बचाव हमें करनी है कि हमें डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए हम लोग ये अवेयरनेस टॉक कर रहे हैं जी। तो जहाँ तक मसूड़े के इन्फेक्शन या मसूड़े के परेशानी की या दांतों के स्वस्थ रहने की, मसूड़े के मुंह के स्वस्थ हाइजीनिक होने की बात है, तो उसके देखभाल के कुछ बहुत आसान टिप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। हमारा जो मॉर्निंग का टूथब्रश होता है, मॉर्निंग में जो हम लोग ब्रश करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नाइट का ब्रश होता है, क्योंकि पूरे दिन आप कुछ भी इंटरमिटेंट फूड्स लेते हैं, अपना मील्स लेते हैं, और पूरी रात जब आप कोई एक्टिविटी नहीं आपके मुंह में हो रही होती है, जब आप सो रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया को वहाँ पे एक फ्रीडम मिलता है, एक स्पेस मिलता है जहाँ पे कि वो
आपके जो फूड रेमिनेंट्स मुंह में रह गए हैं उनको डिकम्पोज करता है, एसिड रिलीज करता है और उससे हमारे दांतों का और मसूड़े का इन्फेक्शन और उसका क्षय होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रात में ब्रश करना चाहिए अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। साथ साथ कुछ भी खाने के बाद आफ्टर एवरी मील हमें अपने मुंह को अच्छे से रिंस करना चाहिए। पानी हर जगह उपलब्ध होता है, कभी भी कहीं भी हम कुछ खा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बार अच्छे से कुल्ला कर लें। उसके बाद इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग डेंटल फ्लॉस यूज नहीं करते हैं। जैसे हमारे दांत का कई सरफेसेस है, ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस होता है जो दो दांतों के बीच में सटा होता है, ठीक है, तो उस सरफेस तक हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे सरफेसेस को क्लीन करने के लिए एक टूल होता है जिसको हम लोग डेंटल फ्लॉस कहते हैं। इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज में लोग फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल करते हैं, रूटीनली करते हैं, डेली करते हैं, जैसे ब्रश करते हैं। तो डेंटल फ्लॉस भी एक अच्छा टूल है जिससे कि हम अपने हाइजीन को, अपने डेंटल प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। माउथ वॉश एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे मुंह में जो अवांछित बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से हमारे गम्स और टीथ का इन्फेक्शन हो रहा है उसके काउंट्स को वो बहुत कम करता है, उसको ठीक करता है। तो माउथ वॉश का इस्तेमाल भी हम लोगों को रूटीनली एटलीस्ट नाइट में करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान देने से, और इसके साथ साथ हम लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है और डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि अगर हमारे माउथ में कोई भी कंप्लेन, किसी टाइप का एबनॉर्मलिटी फील हो रहा है, सपोज कीजिए कि हमारे गम्स से ब्लीडिंग हो रहा है, एक सिंपल सा गम्स में थोड़ा स्वेलिंग हो रहा है, सेंसिटिविटी हमें फील हो रही है किसी दांत में, किसी दो दांत के बीच में फूड का लॉजमेंट हो रहा है, पेन हो रहा है किसी वजह से, तो ये सब एक साइन है कि आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। हाँ, ना कि मतलब कुछ घरेलू उपचार करके हम इसको पोस्टपोन कर दिए। यू शुड ऑलवेज गो टू योर डेंटिस्ट। आपके डेंटिस्ट आपको देखते हैं और फिर वो बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उससे क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में ही जो भी बीमारी है या जो डिजीज आने वाली है उसको हम लोग रोकथाम कर पाते हैं। यानी आप दांतों की पूरी सफाई करें, साथ में उसकी देख रेख में रखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई सेंसिटिव चीज हो रहा है, झंझनाहट हो रही है या छोटा भी कोई भी एबनॉर्मलिटी फील हो रही है जो नॉर्मल नहीं था, हाँ, तो वैसे केस में अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। और सर मैं कहना चाहूंगा कि अब भी ऐड बहुत आते हैं मार्केट में, बहुत सारे पेस्ट और ब्रश है जिसमें पेस्ट में ऐसे एक नमक वाला, तो लाल, तो आयुर्वेदिक, तो बहुत सारे भिन्न प्रकार के पेस्ट भी उपलब्ध है मार्केट में। प्रचार भी आता है कि आप ये इस्तेमाल करें तो आप क्लोज हो जाएंगे, आप सांसें, मसूड़े जो भी है स्वस्थ होंगे, बहुत सारे ऐड होते हैं। लेकिन इसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं कौन सा ऐसा पेस्ट और ब्रश यूज करूं जो मेरे लिए लाभकारी हो। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए और कौन सा पेस्ट आपके लिए उपयोगी है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि पेस्ट का जरूरत हमें क्यों है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या काम करता है। तो पेस्ट का जो बेसिक कॉम्पोजिशन होता है ना, उसमें हम लोग का एक माइल्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसको आप पेस्ट के फॉर्म में यूज करें या पाउडर के फॉर्म में यूज करें या कोई भी टूथपेस्ट, तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारा एक एब्रेसिव होता है, जो मिनिमल बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। उसका काम होता है कि हमारे दांत के सरफेसेस पे जो सॉफ्ट डिपॉजिट्स जमे हो जाते हैं, हम लोग खाना पीना खाते हैं तो उसका स्मॉल पार्टिकल्स, पिसा हुआ पार्टिकल हमारे दांतों के सरफेस पे चिपक जाता है, उसको हम लोग प्लाक कहते हैं। और अगर उस प्लाक को हम रूटीनली सही से क्लीन नहीं करते हैं, अपने ब्रश से सही ब्रशिंग नहीं है हमारा, तो वैसे केस में वो कैल्सिफाइड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको कैलकुलस कहते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है एक टूथपेस्ट का या एक टूथब्रश का, कि हमें दांत को अच्छे से क्लीन करना है, उस पर प्लाक का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो उसका बेसिक कॉम्पोजिशन है वो एक एब्रेसिव पार्टिकल्स होगा उसमें, ठीक है, पेस्ट फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो। साथ साथ फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। हमें हमेशा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे दांतों के स्ट्रेंथ में। हमारा दांत में अगर इनिशियल स्टेज में कोई कैविटी लग रही हो या नहीं लगी हो, तो दांत का जो ऊपरी सतह है इनेमल, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फ्लोराइड जो है काफ़ी उपयोगी होता है। इसलिए जो भी टूथपेस्ट यूज होना चाहिए उसमें आपको ये देखना है कि उसका एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों का
इंडिकेशन है कि 1350 ppm उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड तो होना। बेसिकली जो आपको टूथपेस्ट के सिलेक्शन में देखना है यही दो चीजें देखनी है कि एब्रेसिव्स उसमें होंगे जिस फॉर्म में भी हो, और साथ में फ्लोरिडेटेड वो होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जो भी चीजें सुनने को आपको आती हैं वो सारी कॉमर्शियलाइज चीजें हैं, नमक या कोई टेस्ट कुछ और डाल दिया गया तो वो आपके चॉइस की बात है। आयुर्वेदिक, बिल्कुल वो चॉइस की बात है। आपको मेनली इन दो चीजों से मतलब है आपके टूथपेस्ट में। अब हम लोग जब ब्रश की तरफ स्विच करते हैं तो ब्रश में क्या है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना होता है कि हमारा जो ब्रश है उसका जो ब्रिसल्स है वो बहुत ही फाइन होना चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए जी। पार्टिकुलरली अगर आपका दांत सेंसिटिव है तो और अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज करना है। आपका जो टूथब्रश है उसका जो हेड होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, सो डैट कि वो पीछे के रिमोट एरिया में आपके अंतिम दांत तक वो पहुंच सके। उसका हैंडल जो होना चाहिए उसका ग्रास्प आपका इंपॉर्टेंट है कि वो आपका थोड़ा फ्रिक्शनल होना चाहिए कि आप अच्छे से उसको कंट्रोल कर सके, वो प्रॉपर जो फोर्स चाहिए और जो एंगुलेशन चाहिए टूथ का वो उसको मेंटेन कर सके। तो इन चीज़ों का बस ध्यान देना है। अगर थोड़ा भी हार्ड या मीडियम टूथब्रश आप यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका दांत जल्दी थोड़ा घिस जाता है, वैसे केसेस में सेंसिटिविटी वगैरह की शिकायत आने लगती है। तो मेनली बेसिकली इन्हीं चीजों का आपको ध्यान देना है। बाकी कॉमर्शियलाइज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग चीजों को ऐड करते हैं, बट आपको बेसिक चीजों को समझना है कि हमारा रिक्वायरमेंट जो पर्पस है ब्रश का या टूथपेस्ट का वो उसमें होना चाहिए। तो ऐसा जैसे आयुर्वेदिक जो पेस्ट है क्या उसमें वो फ्लोराइड मिला होता है? मोस्ट ऑफ टूथपेस्ट जो है उसमें फ्लोराइड मिला होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी चेक कर लेना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स में कि वेदर फ्लोरिडेटेड है या नहीं। ओके। अभी जो आ रहा है कि जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमारे दांत चमकते रहना चाहिए, इसके लिए 15-15 मिनट वो ब्रश करते हैं। नहीं, ब्रश आइडियली 2 to 3 मिनट्स का होना चाहिए। अच्छा। आपका ब्रश का एक टेक्निक सही होना चाहिए। जैसे आइडियली हमारा क्या होना चाहिए कि गम्स और टूथ का जो मार्जिन है उस पे 45 डिग्री एंगल पे आपको वर्टिकली ऊपर नीचे करना है। अच्छा। या फिर आपको सर्कुलर मोशन करना है। ओके। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली लोगों का आदत होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट का, मतलब ऐसे ब्रश कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि सर्वाइकल एब्रेजन एक परेशानी होती है जिसमें गम्स और टूथ के जंक्शन पे दांत घिस जाता है, और वैसे पेशेंट्स में सेंसिटिविटी की कंप्लेन ज्यादा आती है। तो आपको टेक्निक सही यूज करना है, सही टूथपेस्ट सही ब्रश का सिलेक्शन करना है, और 2 से 3 मिनट काफी है ब्रश के जी। और एक नया टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गया है, क्या वो मैनुअल ब्रश से बेहतर होता है? क्या उसमें मतलब उसको उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बता। बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी अभी डिवाइसेस आ रहे हैं टूथब्रश में वो मैनुअल ब्रशेस से बेहतर हैं। अच्छा। मैनुअल ब्रश रिलेटिवली क्या है कि थोड़ा इकोनॉमिक है, और हम लोग ट्रेडिशनली बहुत लंबे पीरियड से इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी वो उतना ज़्यादा कॉमन यूज नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिक ब्रशेस का। बट उसमें क्या है, प्री प्रोग्राम्ड होता है। जैसे आपने कहा कि 15 मिनट तक लोग ब्रश कर रहे हैं, तो वो क्या है, प्री प्रोग्राम्ड है। अगर आपको 3 मिनट्स ब्रश करना है तो वो 3 मिनट ही उसमें प्रोग्रामिंग सेट है। अच्छा। कितना मोशन देना है, कितना ऑसिलेशन ब्रश का होना चाहिए, अच्छा। ब्रिसल्स कैसा होना चाहिए, वो सारा उसमें पहले से उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है और प्रोग्राम किया हुआ है। अच्छा। तो डेफिनेटली वो मैनुअल ब्रश से ज्यादा बेहतर है। वो कितना दबाव होना चाहिए, हाँ, सारी चीजें उसमें प्री प्रोग्राम्ड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या सपोज कीजिए जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो ज्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, या छोटे बच्चे थोड़े होते हैं, तो उन वैसे केसेस में क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कैसे कितने देर तक करना है, क्या फोर्स लगाना है, क्या एंगुलेशन होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक ब्रश वहां पे आपके लिए ज्यादा यूजफुल है जी। और आपने बहुत उपयोगी बात बताया कि इलेक्ट्रिक ब्रशेज यूज करना बेहतर हो सकता है बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लिए। जी। और अभी ये मार्केट में उपलब्ध भी है, ऑनलाइन भी ये मंगाया जा सकता है। और जैसे अगर हम देखें तो ओरल हेल्थ जिनका खराब हो तो वो मतलब प्री मेच्योर बेबी भी, प्रेग्नेंट महिलाएं प्री मेच्योर बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो एक प्रेग्नेंट महिला को डेंटिस्ट के पास क्यों जाना जरूरी है, और उसे मतलब चेकअप कराना ज़्यादा जरूरी होता है? ये मैंने जब क्वेश्चन की तैयारी मैं कर रहा था तो मैंने रिसर्च के माध्यम से ये देखा कि ये हमको भी नहीं मालूम था कि एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और ये तब मालूम चला जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो
आखिर बहुत लोग को ये बात मालूम नहीं है। बिल्कुल। आप इसके बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए और बताइए लोगों को। देखिए ऐसा है ना कि प्रेगनेंसी में किसी भी फीमेल में, किसी भी माँ में एक हार्मोनल चेंजेस आता है बॉडी में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके बॉडी में रिलीज होता है। उसका जो पर्पस होता है वो बॉडी को, उस बच्चे को सपोर्ट करना होता है। तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से गम्स में थोड़ा इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आता है प्रेग्नेंट वुमेन में, उसको हम लोग जिंजिवाइटिस कहते हैं। पैरेलली जब आप देखेंगे किसी पेशेंट का हाइजीन सही नहीं है, दांतों पे गंदगी है, सही से वो क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी सेम डिजीज होता है जिसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। अब क्या है कि अगर दोनों फैक्टर साथ में वर्क करता है कि पेशेंट को पहले से जिंजिवाइटिस भी है और वो पेशेंट फॉर्चुनेटली उस समय वो प्रेग्नेंट वुमेन भी है, प्रेग्नेंट लेडी भी है, तो वैसे केसेस में क्या होता है कि वो एग्रेवेट कर जाता है। जो जिंजिवल कंडीशन है, मसूड़े का कंडीशन है, वो एग्रेवेट कर जाता है। और जिंजिवाइटिस का एक सेकंड स्टेज होता है जिसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है जी। साथ में इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे गम्स का जो स्किन का लेयर है, जिसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, वो ज़्यादा थिन हो जाता है, ज़्यादा परमिएबल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होता है। और पैरेलली जैसे ब्लड मसूड़े से बाहर आ रहा है, वैसी जो बैक्टीरिया बाहर ओरल इन्वायरमेंट में है, मुंह में है जी, वो ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अच्छा। इस जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस के कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाता है, पूरे बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, उस सिस्टम में आ जाता है, और वो वहां से ब्लड के थ्रू किसी भी ऑर्गन में आपके बॉडी के वो जा सकता है। जब वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसके प्लेसेंटा तक पहुंचता है, तो प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जो एक बेबी को सपोर्ट करता है, वहां पे बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। तो जब वो प्लेसेंटा तक पहुंचता है ना, तो वहां पे वो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग कॉज करता है। उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आता है, और वो क्या होता है कि ट्रिगर करता है प्री मैच्योर बर्थ के लिए लेबर पेन को। और बिफोर टाइम, जबकि बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, एक गलत साइन की वजह से जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है हमारे मुंह से प्लेसेंटा तक, उसकी वजह से लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है और प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है कुछ केसेस में। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारा जिंजाइवल कंडीशन सही रहे, और बीच में हमें 1-2 बार अपने प्रेगनेंसी के दौरान डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। ये काफी इम्पोर्टेंट बातें हैं, और बहुत लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि आखिर वैसे केस में जब आप प्रेग्नेंट हैं और एक छोटी सी जो चीज है आपको उसको इग्नोर करने की वजह से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। ये हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से बिल्कुल लोगों को जानकारी होगी, और काफी लोग इससे लाभान्वित होंगे। जरूर सर। और मैंने देखा कि ओरल डिजीज कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, किडनी हो या लीवर हो। क्या ऐसा संभव है कि वो उन बीमारियों को बढ़ावा देती है? बिल्कुल देता है। जैसा कि अभी हम लोग प्रेगनेंसी के लिए बात की है, सिमिलर कंडीशन बाकी ऑर्गन्स के भी डिजीज के लिए होता है, और सेम यही से जो ब्लड स्ट्रीम में हमारा बैक्टीरिया घुसता है, हमारा जो ओरल इन्वायरमेंट होता है, उसमें जिंजिवाइटिस या कोई भी गम इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वो बॉडी के हर ऑर्गन को जाके कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर हार्ट की बात करें हम लोग, तो हार्ट में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बहुत पतले पतले ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड वेसल का सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस ब्लड वेसल के सर्कुलेशन में कहीं भी थोड़ा भी ब्रेक या थोड़ा भी उसमें अंदर प्लाक का डिपॉजिट होता है, तो सर्कुलेशन कम हो जाता है, वहाँ हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारा एंटर करता है, वो भी क्या करता है सिमिलरली कि जो हमारा हार्ट का ब्लड वेसल्स है उसमें जाके इन्फ्लामेशन कॉज करता है उसके नली में। उसकी वजह से वहाँ प्लाक डिपॉजिट होता है, और वहाँ छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स होने लगते हैं, और वो क्लॉट हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो जो भी जिंजाइवल या गम्स का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन प्रभावित होते हैं। जैसा कि अभी आपने लीवर कहा, तो लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर भी एक डिजीज है जिसमें लीवर बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो भी सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है हमारे गम्स से ब्लड वेसल में, और उसके थ्रू हमारे लीवर तक पहुंचता है। किडनी में भी सेम प्रॉब्लम होता है।
एक और हार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है ना, उसके अंदर का जो स्किन का लाइनिंग है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं जी। तो एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि बैक्टीरिया सेम हमारे गम्स के इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है हमारे हार्ट तक। और उसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट के डेथ होने की संभावना होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मुंह के हाइजीन का, अपने गम्स के डिजीज का, अपने डेंटल प्रॉब्लम्स का सही समय पे ध्यान दें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। एक बहुत अच्छी वो है हम लोगों के टेक्स्ट बुक में लिखी होती है कि माउथ इज मिरर ऑफ सिस्टेमिक डिजीज। हमारे पूरे बॉडी का जो कोई भी बीमारी है उसका एक मिरर है, एक आईना है। हाँ। जब हम लोग बच्चा थे तो कोई डॉक्टर अगर हमें देख रहा है तो जीभ दिखाने को बोला जाता है। जब भी हम लोग कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी डिजीज के लिए, एक बार वो कहते हैं कि जरा अपना मुंह खोल के दिखाइए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर बीमारी का एक रिफ्लेक्शन आपके माउथ में किसी न किसी सिम्टम के रूप में आता है। बिल्कुल। तो उसको अगर आप केयरफुली एग्जामिन करा रहे होते हैं तो आप बहुत सारे बीमारियों के बारे में भी आप अवेयर हो रहे होते हैं। आपके डेंटिस्ट आपको बता रहे होते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम भी होने की संभावना है, उसके कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। जी जी, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट्स बातें बताई। एक छोटा लोग समझते हैं कि दांतों का बीमारी या माउथ में हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो उसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन वो सारे शरीर के वाइटल पार्ट से जुड़े हुए हैं और बड़ी गंभीरता से उनको लेना चाहिए। चाहे मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर छोटी भी समस्या है आपके माउथ में तो आप उसको जरूर दिखाइए और तुरंत डेंटिस्ट से मिलिए, क्योंकि वो आपके किडनी, लीवर फंक्शन और हार्ट डिजीज से भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो काफी इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो आपने बताई हमारे लिए काफी उन दर्शकों के लिए उपयोगी होगा और वो आगे चलकर इन सारी बातों पर वो ध्यान देंगे। और क्या आप समझते हैं कि ये जागरूकता लोगों में कैसे फैले, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसका माध्यम क्या हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली अवेयरनेस तो रिक्वायर्ड है। खास करके हम लोग जैसे जगह पे रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग डेंटल प्रॉब्लम्स को लास्ट प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं कि अगर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट का कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जल्दी जाना पसंद करते हैं। डेंटल डिजीज है तो उसको कोशिश करते हैं कि कुछ दिन देख लेते हैं, खुद से हो सकता है ठीक हो जाए, नहीं तो आसपास के किसी मेडिकल शॉप पे जाके एक दो कुछ मेडिसिन लेके कोशिश करते हैं उसको दबाने की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं, हमारा भी पिछले 17 साल के प्रैक्टिस में हम लोगों ने भी काफ़ी अवेयरनेस किया है इस फील्ड में और बहुत लोग अवेयर हुए भी हैं पहले से। जब मैं इनिशियल डेज में 2007-8 में प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो उस दौरान लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं समझते थे। जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है डेंटल में, जिसके माध्यम से आप अपने सड़े दांतों को बचा सकते हैं। और लोगों को बताना पड़ता था कि ये ट्रीटमेंट से आप दांत को सेव कर सकते हैं, आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा। लोग डायरेक्टली आते थे और वो दिखाना नहीं चाहते थे, वो ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस भी नहीं कराते थे, ट्रीटमेंट प्लान भी हमसे नहीं पूछते थे। डायग्नोसिस उनका होता था, ट्रीटमेंट प्लान उनका होता था कि बस डॉक्टर साहब दांत निकालना है और हम लोगों को बस एक्सिक्यूट करना होता था। लेकिन आज ऐसा आ गया है टाइम कि लोग आते हैं और लोग खुद से बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या परेशानी है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट पार्टिकुलरली पेशेंट खुद बोलते हैं कि मुझे दांत को निकलवाना नहीं है, सेव करना है, आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसका कर दीजिए। तो चेंजेस आया है, बट अभी और रिक्वायर्ड है और वर्क करना सोसाइटी में जरूरी है। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग मिलके एजुकेट करेंगे सोसाइटी को, लोग अवेयर होंगे। जरूर सर। और इसमें तो बहुत सारा डायग्नोस भी करने की जरूरत होती है। डेफिनेटली किसी भी बीमारी में क्या क्या डायग्नोस की जरूरत आती है दांतों के केस में? देखिए, बेसिकली डिजीज क्या है वो सिम्टम पे डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम है। एक डिजीज को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। राइट फ्रॉम आप जब हमारे चेम्बर में एंटर कर रहे होते हैं ना,
उस समय से हमारा माइंड और हमारा जो आईज है वो आपको कैप्चर कर रहा होता है कि आप में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिल सकता है। अच्छा। तो आप हमारे चेंबर में एंटर कर रहे हैं, वहां से लेके आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके माउथ का एग्जामिनेशन, आपका पूरा हिस्ट्री कि आपको पहले क्या क्या बीमारियां हुई हैं या और प्रेजेंट अभी और कौन सी बीमारी आपके बॉडी में है, क्या मेडिसिन चल रहा है, किस दवा से आपको एलर्जी है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कंडीशन आपका क्या है, रेडियोग्राफ, फिर एक्सरे करके हम लोग देखते हैं कि एक्सरे में क्या परेशानी आपको निकल रही है, कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है तो उसको किया जाता है। तो उन चीजों के बाद एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। बहुत सारे फैक्टर हैं और सब वैरी करता है कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट। जी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप कैंप भी लगाते हैं और रोजाना मरीजों को देखते भी हैं, तो आखिर उन मरीजों में ज्यादा से ज्यादा कौन सी समस्या आपको देखने को मिलती है? कि कॉमन समस्या होती है ना कि हाँ ये समस्या ज्यादा दिख रही है यहाँ के क्षेत्रों में, वो आर्सेनिक पानी का वजह भी हो सकता है, चाहे और भी कई वजह हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो आप ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जब हम लोग ओरल कैविटी की बात करें, मुंह की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है ना डेंटल कैविटी और दूसरा जिंजिवाइटिस, मसूड़े का इन्फेक्शन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा। चूँकि हम लोग प्रॉपर हाइजीन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं और डेंटल कैविटी भी उसकी वजह से होता है और गम्स डिजीज भी उसी की वजह से होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर हम लोग 100 पेशेंट्स को देख रहे हैं तो लगभग 80 पेशेंट्स में कहीं ना कहीं कैविटी या फिर गम्स डिजीज का कुछ साइन जरूर मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि माउथ कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। पहले की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि ज्यादा केसेज आ गए हैं। तो क्या वो गुटखा खाना, खैनी खाना या तंबाकू खाना इस वजह से बढ़ गया है या और भी कोई कारण है? देखिए, जो मेजर कारण है माउथ कैंसर का वो मेनली टोबैको कंजम्पशन है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप रॉ टोबैको के फॉर्म में जैसे हम लोग यहाँ लोग खैनी खाते हैं, या फिर सिगरेट के फॉर्म में हो या हुक्का के फॉर्म में, जिस भी, या अभी पान पराग गुटखा वगैरह, वो इन चीज़ों में बिटल नट के साथ, कसैली के साथ तंबाकू को मिलाया जाता है, जर्दा वगैरह जो होता है पान वगैरह में लोग खाते हैं। तो जो मुख्य कॉजेटिव एजेंट है, जो मेनली इसका कारण है, वो टोबैको है। उसके साथ साथ कैशैली जो बिटल नट है उससे भी होता है, उससे भी कैंसर की संभावना होती है। अल्कोहल से भी संभावना होती है, अल्कोहल से भी ओरल कैंसर का संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पुअर न्यूट्रिशन वाले केसेस में रिसर्च में देखा गया है कि जो माल नरिश्ड लोग होते हैं उनमें भी ओरल कैंसर बाकी जो अच्छे हेल्दी फूड खा रहे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होने की संभावना होती है। जी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टोबैको कंजम्पशन, और हम लोगों के क्षेत्र में टोबैको का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम लोगों के एरिया में ज़्यादा ऐसे केसेस मिल रहे हैं। फ्रिक्वेंटली मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ कि 3-4 केसेस ओरल कैंसर के मंथली हम लोगों को देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब तबके या अनएजुकेटेड क्लास में, हर क्लास के लोगों में देखने को मिल रहा है। उनमें डेफिनेटली ज़्यादा होता है क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं अपने हेल्थ के प्रति। जैसे गांव के क्षेत्रों में जैसे वो लोग खेती भी करते हैं तो उनका कहना होता है कि हम जब इसकी खेती कर रहे हैं तो हमको तो उपयोग करके देखना ही होगा कि मेरा खेती कैसा हुआ, तो हम इसलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जो हम बूढ़े लोगों को देखते थे वो लंबे समय से वो खाते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा केसेज नहीं आया। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। तो क्या ये इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस बात से बहुत एग्री नहीं करते हैं। पहले क्या था कि ओरल कैंसर को लोग समझते नहीं थे बीमारी कुछ, है ना, लगता था कोई घाव हो गया है, उसकी वजह से धीरे धीरे घाव बढ़ गया और डेथ हो गया। ठीक है, अभी भी फ्रिक्वेंटली मैंने जैसा बताया कि हमारे क्लिनिक पे 3-4-5 केसेस आ जाते हैं ओरल कैंसर के मंथली। तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अनएजुकेटेड क्लास के लोग होते हैं, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो अपने डिजीज को नहीं समझ रहे हैं, वो लोग, ऐसा देखने को मिलता है ना कि वो लोग सही अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाते हैं। हम लोग कंडीशन को देख के समझते हैं कि इतना चेंजेस आने में, इतना कैंसर का जो ग्रोथ हुआ है, इतना होने में 6 महीने लगेगा पेशेंट को,
पेशेंट कहता है पिछले वीक से थोड़ा सा सूजन हुआ है, थोड़ा दर्द हो रहा है, अच्छा। और फिर वो कुछ और बताता है, अखरोट खा लिए थे इस वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है, ओ, और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि उसका ये बीमारी पहले से है और ये एक डिफरेंट और एक सीरियस बीमारी है। उसके बाद भी कई पेशेंट्स को ऐसा हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब उसको बायोप्सी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं 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 डॉक्टर समझ नहीं पाए हमारी बीमारी को। वो एक दो जगह और विजिट करते हैं और skip कर 2-3 जाते हैं। महीने बाद और घूम के फिर वापस आते हैं जब उन्हें कंडीशन ज्यादा वॉस्ट होता है। तो पहले के जमाने में इतना अवेयरनेस नहीं था अपने डिजीज को लेके, लोग अवेयर नहीं थे, पहले भी कैंसर होता था, पॉपुलेशन हम लोगों का कम था, लोग अवेयर नहीं थे, किसी का डेथ भी हो जाता तो आम बात मानी जाती थी कि हाँ कुछ घाव था, कुछ बीमारी हो गया, सुनी सुनाई बातें होती थी, इन्फेक्शन हो गया। बट पहले भी ओरल कैंसर से होता था, अभी भी होता है। अभी अवेयरनेस होने से लोग आते हैं, डेफिनेटली क्लिनिक में दिखाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हम लोगों ने देखा है, हम लोग सही से गाइड करते हैं और पेशेंट फॉलो करते हैं तो बहुत कम समय में उनका ट्रीटमेंट हो जाता है और फुल्ली वो क्योर होकर बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हाँ, पोस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद या कीमो रेडिएशन जो भी उनका रिक्वायर्ड होता है ट्रीटमेंट में, उसके बाद लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं जी। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। और जैसा कि युवाओं को मैं देखता हूं कि गुटखा का भी सेवन कर रहे हैं लगातार धड़ल्ले से, और उनकी समस्या क्या आती है, कुछ दिनों बाद उनको ये माउथ खुलना बहुत कम, धीरे धीरे कम हो जाता है। वो फिर उंगली से देखते हैं कि वो उनका 2 उंगली तक ही खुल पा रहा है। तो कब उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया और मेरा माउथ अब खुल नहीं रहा है, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो हम बड़े बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या? मेरा पर्सपेक्टिव जो है, मेरा जो नजरिया है, उस हिसाब से पहला पैकेट फाड़ने के समय ही अवेयर हो जाना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। जिस चीज का कोई लाइफ में रोल नहीं है, वो कोई हेल्दी चीज नहीं है हमारे बॉडी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे फैमिली के लिए, उसको क्यों यूज करना है। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ हेल्थ एंड वेस्टेज ऑफ इकोनॉमी टू। तो उसको तो कभी नहीं यूज करना है, कभी भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी स्टेज में। हाँ, बट डेफिनेटली अगर कोई कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, अवेयर नहीं है वो, तो पहला सिम्टम जैसे ही उनको लगे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम मुंह में, तो उनको अवेयर हो जाना चाहिए कि मैं एक गलत चीज का इस्तेमाल कर रहा था जिस वजह से मैं एक परेशानी में जा रहा हूँ और मुझे अब रुक जाना है। जो आप कंडीशन बोले कि माउथ ओपनिंग नहीं होता है, उसको OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अच्छा। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे मुंह के स्किन म्यूकोसा के अंदर फाइबर का बैंड बन जाता है। अच्छा। और वो बैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है माउथ को और माउथ को ओपन नहीं होने देता है। और ये प्री कैंसरस कंडीशन इसको कहा जाता है। अच्छा। अगर इसको आप बहुत लंबे पीरियड तक इग्नोर करते हैं, एक सही टाइम पे जाके ब्रेक नहीं करते हैं, OSMF होने के बाद भी आप कंटिन्यूअस सेवन कर रहे हैं तंबाकू का या कसैली का, तो वैसे केसेस में आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आपस में देखने को मिलता है कि कोई ज्यादा रेगुलरली खा रहा है तो वो बताता है कि देखो मेरा मुंह इतना, मैंने मुंह खुल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, उनको बर्निंग सेंसेशन भी फील होगा उनके माउथ में। अगर वो स्पाइसी फूड लेंगे तो उनको थोड़ा लगेगा कि जलन हो रहा है हमारे मुंह में। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये OSMF के हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के, और ये बिटलनेट की वजह से होता है, कशैली की वजह से होता है। अच्छा। लेकिन ये लॉन्ग रन में अगर आप इसका कैंसर का रूप ले तो कैंसर का रूप ले सकता है संभावना। बहुत ये जरूरी जानकारी था जो दर्शकों को हम लोगों ने बताया। और चिकित्सा के क्षेत्र में दंत चिकित्सकों को आखिर कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो बेसिकली हम लोग बात की, अवेयरनेस एक बड़ा चैलेंज है जी। सपोज कीजिए कि आपको डेंटल कैविटी हुई है, तो अगर आप एकदम इनिशियल स्टेज में आते हैं तो उसी टूथ को हम लोग एक सिंपल फिलिंग करके प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आपके डिजीज को उसी जगह पे जी। उससे भी फर्दर बैक जाइए, अगर आप हाइजीन के लिए कॉन्शियस हैं, आप रूटीनली अपने डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं, आप हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको डेंटल कैविटी हो ही नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आप सेकंड स्टेज में आए कि कैविटी है और इनिशियल स्टेज में है, तो हम लोग उसको फिलिंग कर दिए, वहां पे आपका बहुत कम खर्च में और बहुत कम परेशानी में एक विजिट में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब उसको हम कंपेयर करें कि उस स्टेज पे भी आपने इग्नोर किया, अवेयरनेस नहीं है, आप जान नहीं रहे हैं, तो फर्दर क्या होगा कि आपका जो इन्फेक्शन का लेवल है वो डीपर लेयर में जाएगा, पल्प के नर्व के लेयर में जाएगा टूथ के अंदर। वहाँ फिर आपको टूथ को सेव करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है।
थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उसमें आपको 4-5 विजिट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उससे फर्दर हम कंपेयर करते हैं, अभी भी आप अवेयर नहीं हुए तो फिर क्या होगा, आपका तुत के रूट के नीचे पैथोलॉजी बनता है, बोन में इन्फेक्शन होने लगता है, घाव बनने लगता है, ऑन ऑफ स्वेलिंग होने लगेगा, पेन होने लगेगा। वैसे केस में तुत को भी सेव नहीं किया जा सकता है, फिर आपको दांत को निकलवाना पड़ेगा। निकलवाने के बाद फिर आप अवेयर हैं कि नहीं हमें परेशानी होगी तो आप फिर लगवाएंगे, तो फिर वहां पे और खर्च होगा और परेशानी होगी और ज्यादा विजिट होगा डेंटिस्ट के यहाँ। तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि पेशेंट अवेयर नहीं है कि हमारी डिजीज को हमको कम समय में कम परेशानी में जाके अपने डॉक्टर्स को दिखाना है। अगर अवेयरनेस आ जाए तो हम लोग भी कभी नहीं चाहते हैं कि एक रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़े। अगर सिंपल फिलिंग और कम विजिट में आपके हाइजीन को मेंटेन करके अगर हम आपके डिजीज को रोक सकते हैं तो हमें भी काफी खुशी होती है उस चीज से। जरूर। और आपने बताया कि चैलेंजेस क्या हैं और उसको अगर केयर किया जाए तो बड़ी आसानी से उसको ठीक किया जा सकता है। और अभी जैसा हम देखते हैं कि बच्चों को टॉफी से बहुत प्यार होता है और उनके अभिभावक उनको टॉफी देना एक शान समझते हैं कि चलो मेरा बच्चा डिमांड किया और एक मांगा हम 2 दे रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या उनके दांतों पे भी पड़ता है, उनका दांत खराब होना क्या, इसके अलावा भी क्या उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्या टॉफी कम खाना चाहिए या क्या सलाह देंगे उनको आप? देखिए छोटे बच्चों में क्या होता है ना कि बहुत सारा चैलेंजेस है, एक एडल्ट की तुलना में बच्चों में ज़्यादा चैलेंजेस है। बच्चों में क्या होता है कि एक अलग सेट ऑफ टीथ होता है जिसको प्राइमरी डेंटिशन या मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो उसके एनामल का जो ये होता है डेप्थ होता है वो एडल्ट के टूथ से कम होता है। प्लस क्या होता है छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कैसे ब्रश करना है, वो रूटीनली नहीं करते हैं, स्केप करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स कोई भी शुगर एडेड या कार्बोहाइड्रेट और स्टिकी फूड देते हैं तो वो क्या होता है उसका एक लेयर आपके टूथ के सरफेस पे चिपक जाता है जी। पार्टिकुलरली चॉकलेट बिस्किट्स में आप देखेंगे कि जब कोई भी बच्चा खाएगा उसके बाद अगर वो उसको ब्रश नहीं करता है तो उसका एक थिन लेयर आपके दांत के सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि वो स्टिकी होता है और शुगर कंटेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब आप रात में सोते हैं उस समय आपके मुंह का एक्टिविटी नहीं हो रहा होता है। दिन में क्या होता है कभी हम पानी पी रहे होते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं, तो सेल्फ क्लीन भी होता है हमारा माउथ, ठीक है ना। हम पानी पी रहे हैं तो एक बार थोड़ा सेल्फ क्लीन हो गया, खुद से क्लीन हो गया, लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है। 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप सोते हैं उतने देर तक अगर आपके दांत के सरफेस पे कुछ स्टिक किया हुआ है कोई शुगर कंटेंट तो आपके मुंह का जो बैक्टीरिया हो तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस समय, और उसको कोई एक्टिविटी नहीं होने से उसको फ्रीडम मिलता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है उस शुगर के लेयर को डिकम्पोज करता है और एसिड रिलीज करता है। वो एसिड दांत के ऊपरी सतह जो इनामल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको खराब करता है, तो उसमें कैविटी का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी स्टिकी फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या शुगर कंटेंट वाला फूड हम लोग बच्चे को नहीं दें। अगर दे भी रहे हैं तो दिन के समय में दें और उसके बाद ब्रश कराएं जी। वो इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी स्टिकी फूड के बाद आपको ब्रश कराना चाहिए। यानी हमको बच्चों के बीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और ये कोशिश करें कि उसको हम ज़्यादा स्टिकी चाहे कोई टॉफ़ी बिस्किट कोई भी वैसा स्टिकी फूड को अवॉइड करना चाहिए। और उसके जगह पे आप जैसे दूसरी चीज को भी आप बिल्कुल आप हेल्दी चीजें देना, आप फ्रूट्स दीजिए, काजू किशमिश, बिल्कुल वो सब इम्पोर्टेंट है। उसका एक न्यूट्रिशन भी बना रहेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन चीजों का, तो उस पे हमेशा फोकस होना चाहिए जी। और जैसा कि आधुनिक युग में दंत चिकित्सकों के लिए क्या कोई नवीनतम कोई टेक्नोलॉजी आया है जो हम सबके लिए जानना जरूरी है? देखिए डेंटिस्ट्री एक साइंस है जिसमें हर दिन रिसर्च हो रहे हैं और हर दिन नए ट्रीटमेंट की चीज़ें आ रही हैं रिसर्च होके। तो अभी रिसेंट में हम लोग का स्माइल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जो लोग अपने स्माइल से खुश नहीं हैं वो उसको पूरा मॉडिफाई करा सकते हैं। आप यूजुअली जो एक्ट्रेस वगैरह को देखते हैं या एक्टर्स को देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों का डिज़ाइन किया होता है, स्माइल डिज़ाइन किया हुआ होता है। सब लोगों का बाई बर्थ वैसा स्माइल नहीं होता है, ठीक है।
तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, अभी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट काफ़ी ट्रेंड में है। जी। डेंटल इम्प्लांट, जैसे पहले टूथ को रिप्लेस, अगर कोई दांत आपका निकल गया है तो रिप्लेस करने का जो टेक्निक था वो ट्रेडिशनल जो था वो बहुत कंफर्टेबल आज की डेट में नहीं है। पहले लोग ओल्ड एज के डेंचर पहनते थे। अभी इम्प्लांट से क्या है कि किसी भी एज में आपको एक फिक्स दांत मिल जाता है, जिससे कि आप कंफर्टेबल होकर अपने खाना को खा सकते हैं, उससे आपका हेल्थ बना रहता है। तो लेटेस्ट बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आ रही हैं, और हम लोग उसको पेशेंट्स के साथ यूज कर रहे हैं उस टेक्निक को, उस ट्रीटमेंट को, जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, काफी लाभ मिल रहा है। यानी ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आपने कहा, तो क्या वो पूरी दांत को बदला जा सकता है उसको, या काट छांट के सुंदर बनाया जा सकता है? देखिए, सब कुछ होता है। अच्छा। सारा डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में पेशेंट आया है हमारे पास, और क्या उसका एक्सपेक्टेशन है। जी। हर हर कुछ पॉसिबल है। हम पूरे आपके स्माइल को, पूरे टीथ के जो एनाटॉमी है, जो अपीयरेंस है, उसको पूरे को चेंज कर सकते हैं। अब कितना किसमें क्या रिक्वायर्ड है वो हम लोग देख के फिर उसको डिजिटली डिजाइन करते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं। अगर वो उस जो सिलेक्टेड डिजाइन है उससे वो हैप्पी होता है तो फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, कुछ केसेस मैंने बॉलीवुड में भी देखे हैं कि ओठ को मोटा करवाने के लिए वो बहुत कुछ सारे कर रहे हैं। ट्रीटमेंट है, पूरे फेशियल और डेंटल कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जिससे पूरा ही स्माइल डिजाइन किया जा सकता है। तो वही कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हो गए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी के आधुनिक युग में जो तकनीकें आई हैं वो तो हम मतलब बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं क्या? डेफिनेटली कोई भी चीज का प्रॉस कॉन्स दोनों होता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, नेगेटिव नहीं होगा। डेफिनेटली, बट क्या होता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या कोई भी अदर फील्ड हो, आपको प्रॉस और कॉन्स को कंपेयर करना होता है कि कितना इससे हमें फायदा है और कितना इससे नुकसान है। अगर फायदा बहुत ज्यादा है, 90% फायदा है, 10% साइड इफेक्ट है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं वैसे टेक्निक को, वैसे आधुनिक जो भी चीजें हैं उसको। जी। और आप एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं और रन कर रहे हैं, उसमें अभी के क्षेत्र में मैंने देखा कि हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। क्या मेडिकल फील्ड में वेंडर का होना, या वो फिर रेफर करेगा कि हाँ आप वहाँ जाइए, उसका कमीशन बंधा होता है, क्या ये सब चीज आप लोग फेस करते हैं? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है कि फेस नहीं किया है, फेस तो किया है, बट हम लोग ऐसे चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं। डेफिनेटली कोई मिडिल मैन ट्रीटमेंट की जब बात हो तो नहीं होना चाहिए। पेशेंट बेनिफिटेड होना चाहिए डायरेक्टली हमेशा, है ना। अगर कहीं भी कोई भी पेशेंट है तो उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो मिडिल मैन के कभी भी उसके चक्कर में न रहे, और वो डायरेक्टली अपने फील्ड, जिस फील्ड में उनको ट्रीटमेंट कराना है, जिस स्पेशलिस्ट को वो खोज रहे हैं, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन करें और अच्छे डॉक्टर को देख के जाएं और अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल। और मतलब किसी के कहने और जोर देने पर ना जाए, कहीं हो सके उसका कमीशन बंधा हो। आपको एडवाइस सबकी लेनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में आपको सबकी बात सुननी चाहिए, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करके और अपना जो मन कहे वही काम करना चाहिए। अच्छा, कोई जांच वाला ऐसा आया जो आपको ऑफर किया हो कि मेरे पास भेजिए और मैं आपको 50% कमीशन दूंगा? बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पहले भी आए, आते हैं, बट हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोग ऑनेस्टली कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल जो चार्जेस होना चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि पेशेंट का एक क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जा सके, और डेफिनेटली डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो निकल सके, हम लोग का प्रयास होता है कि उस ट्रीटमेंट पे काम करें। और इन्वेस्टिगेशन या जो भी आपने बोला कि जांच वाले, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम केसेस में जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है कोई इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े। अनलेस अनटिल रिक्वायर्ड है, नहीं है तो ना करें। अगर रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली हमें कराना पड़ेगा, बट वो एक ऑथेंटिक लैब से होना चाहिए और इन चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। और ये कमीशन का खेल भी होता है, बहुत खराब है, ये सुनने में बुरा लगता है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली मेडिकल फैटर्निटी में हैं तो इन चीज़ों को देखना सुनना पड़ता है, बट अगर आप में थोड़ा भी अंदर से
वो है, ह्यूमैनिटी है, तो आपको ये चीज बहुत पेनफुल लगेगा। जी, क्योंकि एक ये सिस्टम का पार्ट है, जी होता है ऐसा, लेकिन बहुत कम है अच्छे डॉक्टर्स इन चीजों को प्रमोट प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। और नहीं भी करना चाहिए, नहीं, क्योंकि बिल्कुल आप नहीं एक करना चाहिए। भरोसा लेकर, एक विश्वास बिल्कुल लेकर आता है। बिल्कुल। और अगर हम मरीज को ही हम अगर उतना पहले से ही हम क्लियर रहेंगे, हमारे चार्जेज इतने हैं, इससे मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन हम ईमानदारी से अगर उनको बिल्कुल बिल्कुल। जांच में भी कि आपका जो चार्जेस लग रहा है, आप मेरा कोई कमीशन नहीं, तो अगर ये हम उसको रिलीफ देते हैं तो जाहिर है वही होना ही चाहिए। बिल्कुल वो एक ब्लैक स्पॉट है हमारे फील्ड पे, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और एमआर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आप लोग के बीच में। वो लोग भी ऑफर करते हैं कि आप मेरा दवाई को प्रिफेयर करें, मैं आपको हवाई जहाज का दूंगा टिकट, या ये गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट दूंगा। तो ऐसा ऑफर आते हैं क्या? देखिए ऑफर तो आते रहते हैं, ये नहीं कहेंगे ऐसा नहीं, कम होते हैं ऐसे। कोई भी जो स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी है वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। वो सब भी जो नई कंपनीज हैं, जो प्रोपेगेंडा वाली कंपनी है, वो लोग इन चीज़ों को करते हैं। और कोई भी अच्छे एजुकेटेड एथिकल डॉक्टर भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। और नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना अगर चाहिए। अच्छी दवाई नहीं है तो कितना भी तुम गिफ्ट दे दो, बट आप मैं देखेंगे कि कोई भी अच्छे डॉक्टर, अगर आप शहर के अच्छे डॉक्टर्स की लिस्ट उठाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी डॉक्टर इस तरीके के एक्टिविटी में इंडल करते हैं खुद को। हर डॉक्टर का पहला प्रयास होता है कि हमारे पेशेंट को, जो अगर हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, सो डैट कि हमारा डायग्नोसिस सही हो पाए। अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मेडिसिन का एफिकेसी बहुत अच्छा हो, एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन हो जिसमें ऑथेंटिसिटी हो कि हाँ हमारा दवा सही काम कर रहा है और हमारा पेशेंट अच्छा ठीक हो, सही से ठीक हो। डेफिनेटली वो आपका जो एक सेटिस्फैक्शन है और उससे जो आप पे ऑफ होते हैं वो उन चीजों से बहुत ऊपर होता है। जी जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और एक दंत चिकित्सक के रूप में अगर कोई व्यक्ति कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किन किन स्टेप को लें कि वो एक दंत चिकित्सक बन सके? देखिए डेफिनेटली किसी भी फील्ड में ना आपको परिश्रम करना है, मेहनत करना है और ईमानदार होना है जी। अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस कर सकते हैं। चाहे वो डेंटिस्ट्री की बात करें तो डेंटिस्ट्री, डेंटल साइंस भी पहले जैसा नहीं रहा है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था आपसे कि पहले पेशेंट्स आते थे और एक डेंटल सर्जन का मतलब, एक डेंटिस्ट का मतलब होता था कि वो दांत को निकालते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। एकदम राइट फ्रॉम मतलब दांत निकालने से लेके रूट कैनाल ट्रीटमेंट से लेके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, आपका स्माइल डिजाइन, आपका डेंटल इम्प्लांट, बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं। बहुत कुछ करने को है और आप किसी के लाइफ को बदल सकते हैं, किसी के स्माइल को, किसी के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है। अगर मेडिकल फील्ड के दूसरे साइड से आप कंपेयर करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑफिस वर्क होता है। आपका कोई इमरजेंसी नहीं होता है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है। तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने प्लेस में, अपने टाइम के साथ। तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है। आप बिल्कुल इसको चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए, अगर इस सब्जेक्ट के लिए उनको इंटरेस्ट हो और उनमें ऑनेस्टी और हार्ड वर्क करने की डिटर्मिनेशन हो तो जरूर आना चाहिए। जरूर जरूर। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा कि उन्होंने एग्जाम दिया नीट का और उस पर उनको कॉलेज जो मिला वो रैंकिंग अच्छा नहीं आने के कारण डेंटल कॉलेज मिल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं किए। क्या वजह हो सकती है कि वो उस फील्ड को नहीं चुनकर उन्होंने छोड़ना बेहतर समझा? लैक ऑफ एजुकेशन है। कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं पता है कि डेंटिस्ट्री का एडवांसमेंट कितना आगे तक हो चुका है। जी जी। एक आम डेंटिस्ट भी अगर सपोज कीजिए कि जैसा आपने कहा कि रैंक पीछे हुआ है, एमबीबीएस नहीं मिला, तो डेंटल का अगर ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है कॉलेज तो वो नहीं लेना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस की कमी है। वो इस फील्ड के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम को देखेंगे, अगर क्लोजली आप किसी अच्छे डेंटिस्ट को, जो एक अच्छा जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है अभी, आधुनिकतम जो भी इलाज है उसको कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो हेल्दी और बहुत हैप्पी हैं अपने लाइफ से, अपने प्रोफेशन से। बिल्कुल। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो, और अच्छा आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप उसी फील्ड को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि आपको एक्सीलेंस के लिए जाने के लिए आपको हार्डवर्क चाहिए। कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड को उठा लीजिए जी, उस फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका नॉलेज अच्छा है और आप उस फील्ड में
अपने को कॉम्पिटेंट बना के रखते हैं, जी चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे एजुकेशन वाइज हो, नॉलेज वाइज हो, एक्सपीरियंस वाइज हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छा करेंगे, कामयाब होंगे। बिल्कुल। और अभी आज हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस बातें की, बिल्कुल। माउथ हेल्थ के बारे में भी, ओरल क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, चाहे बहुत ऐसी समस्या जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और वो मेरे ओरल हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या है जो पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, इस पर बातें हुई। एक प्रेग्नेंट महिला को किन किन सावधानी को बरतना चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, और एक खुलकर आपने हर बात पर बेबाकी से आपने हर सवालों का जवाब दिया, और बहुत खुशी होती है कि हमारे बीच एक वैशाली जिले में एक ऐसे डॉक्टर जो कि हर समय और सेवा भावना से आप लगे रहते हैं, और हर सामाजिक कार्यों में भी आपको सक्रिय देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करते रहिए। थैंक यू। और आप नवगुरु टॉक शो में आए, आपका कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जैसे कि आपने सिस्टमेटिक डिजीज जो ओरल डिजीज की वजह से हो रही है, ये जो बात आपने उठाई, ये अभी तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस क्वेश्चनएयर में, इस टॉक में एक समय दिया और मेहनत करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए जिससे आम लोग काफी प्रभावित होंगे, उनको काफी लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि इस शो में आपने दर्शकों को हम लोगों के माध्यम से, हम लोगों के बातचीत के माध्यम से बहुत सारे डेंटल के प्रॉब्लम्स को जानने का मौका दिया, और उसका बचाव क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या हो सकता है, इसके बारे में बताने का कोशिश किया जी शो के माध्यम से। जी, बहुत लोगों के लिए उपयोगी होगा, जैसा मुझे लगता है। ये पॉडकास्ट जो भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे देखेंगे, उनको जरूर ऐसी सी बातें जो कि बहुत छोटी थी लेकिन उनको जानकारी में नहीं थी, लेकिन वो छोटी बातें बड़ा रूप ले सकता था, वो अगर जान ले पहले से, तो वो उस रोग से बच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा बचाव इलाज से बेहतर है। तो और बचाव के लिए अवेयरनेस चाहिए। तो सही बात है। और हम लोग अभी शंखा स्टूडियो में बैठे हुए हैं, शहर का एकमात्र ऐसा स्टूडियो जो कि टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, और ये सभी मतलब जो भी इवेंट है उसको कैप्चर करता है, एक मेमोरी बनाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे देख के बहुत सरप्राइज हुआ, इतना अच्छा स्टूडियो हाजीपुर में ऐसे जगह पे है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी। तो मैं जब एंटर कर रहा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा सब कुछ होगा, या मैं आपके शो को पहले फेसबुक पे या अदर सोशल मीडिया के थ्रू जब भी देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, कोई एक कहीं किसी कमरे को आपने डिजाइन किया होगा, लेकिन इतना इलेबोरेटेड, इतना वेल इक्विप्ड और इतना अच्छा हाइजीन मेंटेन किया हुआ ये सिस्टम यहाँ पे पैरेलली वर्क कर रहा है। और पता चला कि इसके जो डायरेक्टर हैं अमन राज जी, ये इतना अच्छा मतलब नॉलेजेबल है इस फील्ड का, इनको इतना लंबा एक्सपीरियंस है और इसका इन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब लोगों को इस शहर में या आसपास के एरिया में लोगों को अगर रिक्वायरमेंट होगा कुछ भी इस फील्ड का, तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि उनको इसको ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और सही में ये जो एडुकेटेड इक्विपमेंट भी सारे हैं, और एडुकेटेड भी हैं, इस फील्ड के माहिर लोग हैं। इन लोगों की एक टीम है जो मिलकर कार्य करती है, और बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हाजीपुर में कुछ बिल्कुल अच्छे लोग आएंगे और ऐसे ही चेंजेस आएगा। सोसाइटी को हम लोग ही अवेयर करेंगे हर फील्ड के लिए, तभी सोसाइटी अवेयर होगी और लोगों को एक अच्छा सर्विस मिल पाएगा। जरूर सर। और आप आए, बहुत अच्छा लगा सर, और ढेर सारी बातें हुई, और बहुत उपयोगी होगा हमारे दर्शकों के लिए, मैं जैसा समझता हूं। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप भी नवगुरु टॉक शो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।